नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, नई कहानी शुरू करते हैं और कहानी का नाम है दिल से बंधी एक डोर। दोस्तों, कहानी में प्रज्ञा की जगह प्रभा हो गया है तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारी नायिका प्रज्ञा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उर्मिला बैठक में बैठी जल्दी जल्दी चाय पी रही थी। वो पूरा कप एक बार में ही पी लेना चाहती थी, मगर ये चाय कमबख्त आज जरूरत से भी ज्यादा गर्म थी, जो रोज तुरंत ठंडी हो जाती थी। इतने काम पड़े थे जो फटाफट करने थे। आज बेटी प्रज्ञा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए घर में हड़फा दड़फी मची हुई थी। उर्मिला, जो एक कुशल गृहिणी थी, और उसके पति दिलीप एक स्कूल में अध्यापक थे। मिडिल क्लास फैमिली थी, पर अपनी बेटी प्रज्ञा को बहुत नाजों से पाला था। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी प्रज्ञा। प्रज्ञा साहित्य से संबंधित पढ़ाई लिखाई कर रही थी। प्रज्ञा की उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। प्रज्ञा को लिखने का बहुत शौक था, इसलिए प्रज्ञा डायरी लिखती थी। वंदना प्रज्ञा की एकमात्र सहेली थी, जो कि अभी प्रज्ञा को तैयार करने में लगी हुई थी। वंदना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। प्रज्ञा और वंदना का घर भी पास पास में ही था। बचपन से दोनों सहेलियां एक साथ पली बड़ी थी, इसलिए दोनों में प्यार भी बहुत था। दोनों दोस्त अपनी कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाती थी। उर्मिला जी कमरे में आते हुए बोली, वंदू, बिट्टू को अच्छे से तैयार करना। वंदना ने कहा, आप चिंता मत करो आंटी, आज हमारी बिट्टू पर से किसी की नजर नहीं हटेगी। उर्मिला जी अपनी बेटी को निहारने लगी। प्रज्ञा का रंग गेहुआ था, पर नैन नक्श ऐसे थे कि देखने वाला एक बार पलट कर जरूर देखता। प्रज्ञा सादगी पसंद लड़की थी। मेकअप करना तो प्रज्ञा जानती ही नहीं थी। सादगी में भी प्रज्ञा बहुत खूबसूरत दिखती थी। बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, पर कमर तक आ जाते थे। रेशम की तरह काले घने बाल थे। गोल चेहरा, भूरी आंखें। प्रज्ञा ने हल्के गुलाबी रंग का नायरा कट सूट पहना हुआ था, और गुलाबी रंग का सूट के ऊपर बनारसी दुपट्टा, जिसमें छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे, वो ओढ़ रखा था। बालों की चोटी बना रखी थी। आंखों में काजल की पतली रेखा लगा रखी थी, जो कि उसे और भी कजरारी बना रही थी। कानों में गुलाबी रंग के नगों वाले छोटे छोटे झुमके पहने हुए थे। दोनों हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी, और पैरों में पतली सी डोरी वाले पायल पहन रखे थे। पर प्रज्ञा की आंखों में एक सोनापन था, जिसे वंदना और उर्मिला ने देख लिया था। उर्मिला जी अपनी आंखों से काजल लेकर प्रज्ञा के कान के पीछे लगा दिया। मेरी बिट्टो को किसी की नजर ना लगे। प्रज्ञा अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी। उर्मिला जी ने प्रज्ञा को अपने गले से लगा लिया। बिट्टो, मैं तेरे दिल की हालत अच्छे से समझ रही हूँ, पर विधाता ने जो हमारी लकीरों में लिखा है, हमें उससे ज्यादा नहीं मिलता। प्रज्ञा उर्मिला जी की नम आंखों में देखने लगी, पर कुछ बोली नहीं। वंदना ने प्रज्ञा के कंधों पर हाथ रखकर उसे मुस्कुराने के लिए कहा, तो बिट्टो एकदम से वंदना के गले लगकर सिसकने लगी। वंदना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो मुझसे मेरी खुशियां छीन ली? मुझसे नहीं जिया जा रहा। वंदना, मैं क्या करूं? बिट्टो, शांत हो जा। वंदना बिट्टो की पीठ सहलाने लगी। कुछ देर रोने के बाद बिट्टो वंदना से दूर हो गई। उर्मिला जी ने कहा, बिट्टो, तू हमारी इकलौती बेटी है। तुझे ऐसा रोता देख हमारा कलेजा फटने लगता है। जो हुआ उसे नहीं बदल सकते हम। तेरे पापा और मैं कितने दिन जिएंगे? हमें हर वक्त तेरी चिंता सताती है कि हमें कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। तेरे लिए जो रिश्ता आया है वो बहुत संपन्न परिवार है, इस पूरे शहर का। इस शहर में ऐसा लड़का, ऐसा घर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। घर में लोग हैं ही कितने? लड़के के माता पिता और लड़के की छोटी बहन बस। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि हमने लड़का बहुत ही संस्कारी और गुणी ढूंढा है। पूरी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है उनका। क्या कहते हैं उसे, वो टाकुन? उर्मिला जी सोचते हुए कहने लगी। तो वंदना ने हंसते हुए कहा, आंटी, टाकुन नहीं, बिजनेस टाइकुन कहते हैं उसे।
उर्मिला जी हल्के से अपने सिर पर चपत लगाते हुए बोली, हमको इन तुम लोगों की तरह अंग्रेजी बोलना तो आता नहीं। हम ठहरे अनपढ़ और अंग्रेजी बोलना हमारे बस में नहीं है। बिट्टो के पापा ने खुद सब कुछ पता किया है उन लोगों के बारे में। ये रिश्ता तो हमारे घर खुद चल कर आया है। उर्मिला जी ने बिट्टो के गाल पर अपने हाथ रखकर कहा, बिट्टो लड़का बहुत अच्छा है और तू हमेशा उसके साथ खुश रहेगी। प्रज्ञा ने उर्मिला के गले में अपनी बाहें डाल दी। तभी वंदना, आंटी जी, हमारे होने वाले जीजू का नाम क्या है? अखिल नाम है हमारे होने वाले दामाद का। तभी एक लड़का उर्मिला जी के पास आकर कहने लगा, काकी वो लड़के वाले आ गए हैं। कहकर वो वहां से चला गया। उर्मिला जी अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए कमरे से बाहर जाने लगी तो पीछे मुड़कर बिट्टो को देखकर कहा, हम बाहर जा रहे हैं, वंदना तुम थोड़ी देर के बाद बिट्टो को बाहर लेकर आना। और वो कहकर चली गई। बिट्टो धम से अपने बेड पर गिर गई। दिलीप जी घर के हॉल में मेहमानों को बैठाने लगे। दिलीप जी अखिल के पापा करण जी को बिठाने लगे और एक दूसरे से मुस्कुराकर हाथ मिलाने लगे और करण जी के साथ उनकी पत्नी कोकिला और बेटी दीक्षा का भी आदर सत्कार करके उन्हें बिठाया। दिलीप जी, आपको घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई भाई साहब? करण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें यहाँ पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी वहां चाय नाश्ते की प्लेट घर में काम करने वाली शीला से रखवा दी गई। उर्मिला जी ने शीला प्लेट रखकर चली गई। उर्मिला जी ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर सबको चाय नाश्ता करने के लिए कहा और उनकी नज़र लड़के को ढूंढने लगी। उर्मिला, बहन जी, हमारे होने वाले दामाद आपके साथ नहीं आए हैं क्या? अरे नहीं, अखिल भी आया है, वो बाहर गाड़ी लगा रहा है। कोकिला जी मुस्कुराकर कहने लगी। उर्मिला जी को सुनकर संतुष्टि हुई कि लड़का आया है। आस-पास रहने वाले पड़ोसी लोग अपने घरों की खिड़कियों दरवाजों से अखिल को देखने लगे। अखिल अपनी गाड़ी को एक साइड लगाकर लॉक कर रहा था। सब बस आंखें फाड़े अखिल को देख रहे थे या यूं कह लीजिए घूर रहे थे। अब अखिल की पर्सनैलिटी एक बिजनेस टाइकून के हिसाब से थी। ऊंचा लंबा कद, रंग गेहुआ, सिर पर काले घने बाल, फिट बॉडी, ब्लू जींस के साथ वाइट टी शर्ट, पैरों में वाइट स्पोर्ट्स शूज और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स। चाल ढाल सब कयामत ढा रहे थे। अखिल घर के मेन दरवाजे से घर के अंदर चला गया। गली की सारी कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा भी अखिल को ताड़ने का काम कर रही थी और आपस में खुसर फुसर करने लग गई थी। अरे, ये लड़का तो किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा है। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा कोई लड़का आ जाए तो जिंदगी बन जाए। कहकर वो आहें भरने लगी और फिर हंसने लगी। अखिल ने अपने गॉगल्स उतारकर अपनी टी शर्ट में फंसा दिया। अंदर पहुंचकर सबसे पहले अखिल जी ने दिलीप जी के पैर छुए, फिर उर्मिला जी के पैर छूने लगा तो उर्मिला जी ने उन्हें रोक दिया। नहीं दामाद जी, आप हमारे पैर मत छुआ कीजिए। और वो अखिल को देखकर फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में जब नाश्ता करके सब फारिग हुए तो कोकिला जी ने लड़की देखने की इच्छा जताई। उर्मिला जी प्रज्ञा को लेने उनके कमरे के अंदर गई। चल बिट्टो, लड़के वाले आ गए हैं। लड़के की माँ बिट्टो को देखना चाहती है। बिट्टो का दुपट्टा ठीक से उसे ओढ़ाकर वंदना और उर्मिला अपने साथ बाहर हॉल में उसे ले आई। सब बिट्टो को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए सिवाय अखिल के, क्योंकि वो फोन में अपना सिर गड़ाए बैठा था। तो उसके पास बैठी दीक्षा ने अखिल को कोहनी मारते हुए कहा, भैया क्या फोन में घुसे पड़े हो आप? लड़की देखने आए हो या फिर यहाँ गेम खेलने आए हो? अखिल ने दीक्षा के बने हुए मुंह को देखा तो दबी हंसी देखने लगा और उसे देखने लगा तो दीक्षा ने अखिल को फिर से गुस्से में कोहनी मारी। मुझे मत देखो, उधर देखो जहां आपकी होने वाली दुल्हन बैठी है। कहकर अखिल का मुंह प्रज्ञा की तरफ घुमा दिया और अखिल को प्रज्ञा को देखकर मुंह बंद करना ही भूल गया। प्रज्ञा अपनी नजरें झुकाकर कोकिला जी के पास बैठी हुई थी।
प्रज्ञा सबको एक नज़र में भा गई और कोकिला जी ने अखिल को देखकर उसकी राय आंखों ही आंखों में जानना चाही तो वो मुस्कुराने लगा। कोकिला जी अपने बेटे की मुस्कुराहट को पहचान गई और मुस्कुराते हुए कहा, हमें हमारे अखिल के लिए आपकी प्रज्ञा पसंद है। ये रिश्ता हमें मंजूर है। ये बात सुनकर सब खुश हो गए, पर बिट्टो के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे, जिसे अखिल ने देख लिया। अखिल ने सबको देखकर कहा, अगर आप सब बुरा ना माने तो मैं प्रज्ञा जी से आप अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उर्मिला जी ने दिलीप जी की तरफ देखकर कहा, हाँ, क्यों नहीं बेटा, आप बिट्टो के साथ उसके कमरे में चले जाइए, वहाँ इत्मीनान से बैठकर बातें कर लेना। वंदना बेटा, बिट्टो और इन्हें बिट्टो के कमरे में ले जाओ। तो वंदना अखिल और प्रज्ञा को बिट्टो के कमरे की तरफ ले गई। बिट्टो का कमरा ऊपर था। सीढ़ियां चढ़कर तीनों प्रज्ञा के कमरे में चले गए। अखिल प्रज्ञा के कमरे की व्यवस्थित तरीके से रखी चीजों को देख रहा था। एक कोने में स्टडी टेबल रखा हुआ था, जिस पर एक टेबल लैंप और साहित्य से जुड़ी बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। पिछली खिड़की खोलने से घर का छोटा सा बगीचा दिखाई देता था। बिट्टो अकेले में बात करने से घबरा रही थी। वंदना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों को कमरे में छोड़कर वंदना जाने लगी तो बिट्टो ने घबरा कर वंदना का हाथ पकड़ लिया, आंखों से वहां से कहीं ना जाने के लिए कहा। अखिल प्रज्ञा के चेहरे पर तनाव की खींची लकीरें साफ साफ देख रहा था, तो उसने वंदना से कहा, आप भी यहीं रुक जाइए इनके साथ, शायद मेरे साथ एक कमरे में अकेली ये घबरा रही हैं। वंदना ने प्रज्ञा का हाथ पकड़ लिया। आप दोनों यहाँ बात करिए, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। अगर आप दोनों मेरे सामने बात करेंगे तो असहज महसूस करेंगे। मैं यहीं बाहर खड़ी हूँ। वंदना ने प्रज्ञा को देखकर अपनी पलकें झपकाई और कमरे से बाहर जाकर खड़ी हो गई। अखिल व प्रज्ञा दोनों खामोश खड़े थे। दोनों की बस खामोशी ही कमरे में बोल रही थी। बिट्टो अपनी उंगलियां आपस में उलझाने लगी तो अखिल ने उसे देखकर खुद ही बात करनी शुरू कर दी। मैं नहीं जानता हूं कि आपके मन में इस वक्त कौन सी बातें चल रही हैं जिसकी वजह से आप इतनी तनाव में हैं। मेरे घर वालों को आप पहली नज़र में भा गई हैं। सच कहूं तो आप पहली नज़र में मुझे भी भा गई हैं। मेरी उम्र 28 साल की है। इससे पहले ना तो मैंने कोई लड़की देखी है और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की है। पापा बीमार रहते हैं, इसलिए मैं सारा बिजनेस खुद देखता हूँ और कभी वक्त ही नहीं मिला इन सब बातों के लिए। ना ही मैं किसी से प्यार में पड़ा, क्योंकि प्यार करने के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझे समझ सके, मेरे जज्बातों की कदर कर सके। मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स भी सबसे शेयर नहीं करता। आजकल प्यार प्यार कम और व्यापार ज़्यादा लगता है। पर आपको देखकर शायद मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। प्रज्ञा अखिल की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अखिल, आप यही सोच रही होंगी, चंद पलों की मुलाकात जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे से ढंग से बात तक नहीं की, तो एकदम से प्यार कैसे हो गया। पर मुझे आपकी सादगी भा गई है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। अब आप भी मुझसे जो पूछना चाहें पूछ सकती हैं, पर मैंने आपको अपने बारे में सब बता दिया है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है जिसे हर कोई पढ़ता है। क्या मैं आपको पसंद हूँ? बोलिए। अखिल प्रज्ञा की आंखों में देखकर कहने लगा। प्रज्ञा को बेबाकी से की गई बातें पसंद आ गई और प्रज्ञा ने अखिल से बिना कोई सवाल किए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। अखिल प्रज्ञा को देखकर कहने लगा, आपको मुझसे कोई सवाल नहीं करना। प्रज्ञा ने अपनी पलकें झुकाए हुए कहा, आपने अपने बारे में सब बता दिया है, तो मैं आपसे क्या पूछूं। अखिल को प्रज्ञा की ये अदा भी भा गई। तभी अखिल कमरे से बाहर चला गया और वंदना को देखकर मुस्कुरा दिया। वंदना कमरे में आई तो प्रज्ञा खिड़की से बाहर झांक रही थी। बिट्टो, मुझे अखिल जी तेरे लिए बहुत सही लगे। तुझे अखिल जी पसंद आए या नहीं? पूछ लिया जो पूछना था। प्रज्ञा ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, अखिल बहुत अच्छे इंसान हैं।
पर मैं इन्हें कभी वो सुख नहीं दे पाऊंगी जिस पर इनका हक है। क्या मैं इन्हें प्यार कर पाऊंगी कभी? कहकर प्रज्ञा वंदना को देखने लगी। तो वंदना ने प्रज्ञा के कंधे पर हाथ रखा और कुछ देर बाद दोनों नीचे सबके पास आ गई। दोनों की रजामंदी के बाद पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवाई। दोनों की कुंडलियां मिलवाई गई तो 36 के 36 गुण मिला दिए दोनों के। पंडित जी ने पत्रिका देखकर कहा, तारा डूबने वाला है। इसी हफ्ते के बाद तो इस हफ्ते की शादी का मुहूर्त निकल रहा है। फिर लगभग 2 साल तक शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर सबने शादी इसी हफ्ते में फिक्स कर दी और प्रज्ञा को चुनरी ओढ़ाकर शादी पर रोक दिया गया। कोकिला जी ने प्रज्ञा के हाथ में हीरे के कंगन पहनाकर उसे गले से लगा लिया। उर्मिला और दिलीप ने 101 रुपया और नारियल अखिल को देकर उनका तिलक किया। अखिल प्रज्ञा ने सबके पैर छू लिए। कुछ देर बाद सब लोग चले गए। प्रज्ञा अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, दरमियान तेरे मेरे, पर शायद अब ये बातें हमेशा ही अधूरी रहेंगी। अखिल प्रज्ञा की शादी की रस्में शुरू हो गई थी, पर उससे पहले दोनों परिवारों ने मिलकर महादेव जी के मंदिर में दोनों के लिए पूजा रखवाई थी। दोनों परिवार और वंदना और उसके मम्मी पापा सब वहाँ मौजूद थे। अखिल का एक इकलौता दोस्त और बचपन का साथी पंकज और उसका परिवार भी वहाँ मौजूद था। पंकज के पापा भी एक बिजनेस टाइकून थे, पर पंकज ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की कर ली थी। पंकज कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आया था अखिल की शादी अटेंड करने के लिए। पंकज की पर्सनैलिटी बहुत दिलकश थी। उम्र भी 24 साल के करीब थी। रंग गेहुआ, नीली आंखें, बियर्ड वाला चेहरा, लंबा ऊंचा कद था पंकज का। पंकज अखिल के पास ही खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अखिल ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। कुर्ते की दोनों बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड करके रखा हुआ था। कीलर लुक था। और प्रज्ञा ने आज हल्के नीले रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। दोनों हाथों में चूड़ियां और कानों में छोटे छोटे नीले रंग के बूंदे पहने हुई थी। बालों को हल्के से पिनअप करके उन्हें खुला छोड़ दिया। ना काजल ना मस्कारा लगाया, फिर भी प्रज्ञा बेहद खूबसूरत लग रही थी। पंडित जी ने अखिल और प्रज्ञा को हवन में बैठने के लिए कहा तो दोनों वहां एक दूसरे के पास बैठ गए। बाकी सब उनके पीछे बैठ गए। पंडित जी ने अखिल के हाथ पर प्रज्ञा का हाथ रख दिया और उसके ऊपर एक लाल रंग का फूल रख दिया। अखिल के हाथ में प्रज्ञा का हाथ था। दोनों के दिल बहुत तेज धड़क रहे थे। फर्क बस इतना था, प्रज्ञा की धड़कनें इस वजह से बढ़ी हुई थी कि अब प्रज्ञा को अपनी बीती जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ना था और प्रज्ञा अपनी बीती जिंदगी को भूलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पर उसके किसी अपने की यादों ने प्रज्ञा को अपने घेरे में ले रखा था। प्रज्ञा चाहकर भी उन यादों के घेरे को तोड़ नहीं पा रही थी और अखिल के चेहरे पर खुशी झलक रही थी कि उसे प्रज्ञा जैसी जीवन संगिनी मिल रही है जिससे अखिल को पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। पंडित जी ने पूजा आरंभ कर दी। घबराहट के मारे प्रज्ञा का हाथ कांपने लगा तो उसके हाथ से फूल गिरने लगा। अखिल प्रज्ञा को देखने लगा। प्रज्ञा के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीने की बूंदें झलक रही थी। अखिल ने प्रज्ञा का हाथ थाम लिया और फूल को नीचे नहीं गिरने दिया। प्रज्ञा अखिल की छुअन से घबरा रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। प्रज्ञा बस यहाँ से जल्दी से जाना चाहती थी। अखिल प्रज्ञा के थोड़ा सा करीब गया। आपकी तबीयत तो ठीक है प्रज्ञा जी? प्रज्ञा अखिल के करीब आने से घबरा गई। अखिल के बदन से आ रही खुशबू प्रज्ञा को अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से प्रज्ञा बहुत घबरा गई। प्रज्ञा को जब सबने इस तरह कांपते हुए देखा तो वंदना प्रज्ञा के पास बैठ गई। वंदना, प्रज्ञा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? प्रज्ञा अब बुरी तरह कांपने लगी तो अखिल ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी क्या हम पूजा थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते? वंदना ने प्रज्ञा के लिए जल्दी से पानी मंगवाया और प्रज्ञा की पीठ पर हाथ फेरने लगी तो प्रज्ञा को कुछ ठीक सा महसूस हुआ। कोकिला, अखिल बेटा
हम पूजा बीच में नहीं छोड़ सकते, ये अपशगुन होगा। अखिल, मम्मी आप प्रज्ञा की तबीयत देखिए, कितनी खराब हो रही है। कहीं पूजा के चक्कर में इसकी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए। कोकिला, पर अखिल, पूजा इस तरह से बीच में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं बेटा? उर्मिला, बिट्टू, अब कैसा लग रहा है? प्रज्ञा ने अखिल की तरफ देखा तो प्रज्ञा को अखिल की आंखों में अपने लिए फिक्र नजर आई। प्रज्ञा ने उर्मिला जी को मुस्कुराकर देखकर कहा, माँ, मैं अब ठीक हूँ। शायद हवन की धुआं की वजह से मुझे ये सब हुआ, पर अब मैं ठीक हूँ। अखिल प्रज्ञा के मुंह से ये सुनकर कि वो अब ठीक है, अखिल के चेहरे पर सुकून नजर आया और प्रज्ञा की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा तो प्रज्ञा भी अखिल को देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। पंडित जी ने पूजा फिर से आरंभ कर दी। कुछ देर बाद पंडित जी ने अखिल प्रज्ञा से शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कहा। अखिल और प्रज्ञा ने मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पंडित जी ने वो लाल फूल जो उसके हाथ में रखा था, वो प्रज्ञा को देकर कहा, बेटी, ये फूल हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। ये मुरझा जाए फिर भी इसे फेंकना मत। इसे महादेव का वरदान समझकर अपने पास हमेशा रखना। तुम्हारे मन की हर दुविधा को महादेव खुद दूर करेंगे। तुम्हारे गृहस्थ जीवन पर कभी कोई संकट ना आए, इसके लिए तुम और अखिल बेटा दोनों गंगा घाट जाकर के ये दीपक, जलता हुआ दीपक उसमें विसर्जित कर देना। अगर दिया अपनी दिशा नहीं भटका तो समझ लेना आपकी जिंदगी में अब सब कुशल मंगल रहेगा। पर दिया अगर अपनी सही दिशा से भटक गया तो समझ लेना आप दोनों को बहुत सी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। डरना मत, बस ये समझ लेना कि महादेव तुम दोनों की परीक्षा ले रहे हैं और तुम दोनों को मिलकर उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है। आज बहुत वर्षों के बाद एक लम्हा ऐसा आया है जिसमें आपकी मांगी सारी मुरादें पूरी होंगी। जाओ तुम दोनों इसी मुहूर्त में इस दिए को विसर्जित करो। सबने कहा, जाओ बेटा, महादेव का आशीर्वाद ले लो। अखिल व प्रज्ञा दोनों गंगा घाट पर पहुंच गए। दोनों ने मिलकर जलते हुए दिए को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। प्रज्ञा को पंडित जी की कही बात याद आ गई तो वो दिए की तरफ देखने लगी कि वो किस दिशा में जा रहा है। अखिल वहां से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने लगा तो प्रज्ञा को घाट पर खड़ा देखकर उसके पास वापस आ गया। अखिल देख रहा था कि प्रज्ञा दिए की तरफ देख रही है। प्रज्ञा, आप भी इन सब बातों में विश्वास करती हैं? प्रज्ञा अखिल को देखकर, नहीं, बस इतना ही कहा प्रज्ञा ने। तो अखिल ने कहा, तो चलिए, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्रज्ञा ने कहा, चलिए। तो अखिल आगे चल रहा था और प्रज्ञा अखिल के पीछे। पर जाने क्यों प्रज्ञा के मन में जिज्ञासा हुई कि वो उस दिए को देखे कि वो किस दिशा में गया। प्रज्ञा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दिया अपनी दिशा से भटक कर दूसरी दिशा में चला गया था। प्रज्ञा ने अपनी नजरें घुमा ली और अखिल के पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद सब एक दुकान पर पहुंचे और वहां गरम गरम जलेबी और कचौड़ियाँ बन रही थी। सब ने वहां चाय नाश्ता करने का प्रोग्राम बना लिया क्योंकि सुबह से सब भूखे थे। करण जी ने अखिल से कहा, बेटा, तुम, दीक्षा, वंदना, पंकज और प्रज्ञा बहू को उस तरफ ले जाओ। हम सब बड़े यहाँ बैठे हैं। अखिल सबको दूसरी तरफ ले गया। अखिल प्रज्ञा के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। वंदना प्रभा से आगे वाली कुर्सी पर बैठ गई। वंदना के ठीक सामने पंकज और दीक्षा बैठ गए। अखिल ने सबकी पसंद पूछकर ऑर्डर कर दिया। बहुत सही जा रहे हो बेटा, अभी शादी हुई नहीं है तुम्हारी और तुम तो मुझे भूल ही गए, पंकज ने नौटंकी करते हुए कहा। अखिल हंसने लगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। मर्चेंट नेवी में है पर तेरी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है। पंकज, अच्छा अच्छा, अब मेरी तारीफ का पुराण मत शुरू कर, भाभी जी से मेरा इंट्रोडक्शन करवा। अखिल प्रज्ञा की तरफ देखने लगा। ये मेरा दोस्त और मेरा बचपन का साथी पंकज है। ये मर्चेंट नेवी में है, हमारी शादी अटेंड करने के लिए ही आया है। प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए पंकज को हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो पंकज अपने एक गाल के नीचे हाथ रखकर प्रज्ञा को एकटक देखने लगा। अखिल, दीक्षा,
वंदना पंकज को देखने लगी तो अखिल ने कहा, ओए ऐसे क्यों घूर रहा है तू इन्हें? वंदना ने पंकज को देखकर मुंह बना लिया। देखो कैसे घूर रहा है मेरी बिट्टो को, इसकी ही नजर लगेगी। ये बात वंदना ने खुद से धीरे से कही थी, पर पंकज ने सुन ली। पंकज मन में, हाय ये भी कहीं कम नहीं है, एकदम तीखी मिर्ची है। अगर आपकी नज़र हमें लग जाए तो हम अपनी नज़र कभी ना उतरवाएंगे जानू। अगर ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। पंकज ने ये सब सोचकर मुस्कुरा रहा था और दीक्षा वंदना उसे देख रही थी। वंदना अपने मन में, लगता है ये पागल हो गया है। पंकज वंदना की तरफ प्यार से देखने लगा तो वंदना उसे घूर कर देखने लगी और दीक्षा इन सब को देखकर मज़े ले रही थी। दीक्षा पंकज के कान में, वैसे ही पंकज भैया आपकी और वंदना की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बातें करते करते सबका नाश्ता भी आ गया। कुछ देर में सबने नाश्ता कर लिया। पंकज दीक्षा को देखकर, सच्ची? हाँ भाई मुच्ची, कहकर दोनों भाई बहन आपस में खुसर फुसर करने लगे तो अखिल ने कहा, तुम दोनों अलग से कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? दीक्षा ने कचौड़ी खाकर अपना मुंह साफ करते हुए कहा, खिचड़ी तो पक गई है भाई, बस उसे परोसने वाली की हाँ का इंतजार है इन्हें। अखिल, तुम दोनों की बातें मेरे सिर के ऊपर से चली गई हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि पंकज और वंदना का रिश्ता कहाँ तक पहुँचता है। इधर प्रज्ञा और अखिल की शादी हो पाती है या नहीं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।